हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सपोज देयर इज ए फंक्शन y इज इक्वल टू sin x। अगर हम इसे y इज इक्वल टू sin x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर हम चेक करना चाहें कि क्या ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, यानी क्या इसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, तो चलिए देखते हैं। इनवर्स फाइंड तभी होगा जब कोई फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो 1 1 एंड ऑन टू होगा। 1 1 एंड ऑन टू होगा। 1 1 एंड ऑन टू होगा। तो अगर हमें ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो ये फंक्शन 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। किसमें? अपने डोमेन में। x बिलोंग्स टू रियल नंबर इसका डोमेन है। इस डोमेन में ये 1 1 ऑन टू होना चाहिए। इसका ग्राफ हम देखते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो साइन 0 पे 0 आएगा, पाई बाई 2 पे 1 आएगा, माइनस पाई बाई 2 पे -1 आएगा और पाई पे फिर से 0 हो जाएगा। यानी ऐसे जाएगा, देन अगेन दिस माइनस पाई बाई 2 यहां होगा और माइनस पाई यहां, फिर इसी तरह से यहां आगे भी ऐसे, फिर यहां आगे भी ऐसे। इस तरह से साइन का ग्राफ बनता है। ये y है, ये x है और ये y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ। अगर y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ इस तरह से, तो मैंने आपसे बताया था कि अगर आपको चेक करना है कि क्या ये ग्राफ 1 1 है, तो 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, आपने फंक्शन में पढ़ा होगा। 1 1 चेक करने के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बताया था। हॉरिजॉन्टल लाइन में बताया था कि आप फंक्शन पे कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अगर वो फंक्शन के ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो वो 1 1 नहीं हो सकता। और इस केस में देखिए, यहां भी इस पॉइंट पे भी कट कर गया, इस पॉइंट पे भी कट कर गया, इस पॉइंट पे भी कट कर गया। इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो x है x1, ये जो x है x2 और ये जो x है x3, x1 x2 x3 तीनों पे सेम वैल्यू आएगी। अगर तीनों पे सेम वैल्यू आएगी तो ये 1 1 नहीं हो सकता। तो ये 1 1 नहीं हो सकता। ऑन टू होने के लिए देखिए क्या होता है। ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए कि कंप्लीट जो रेंज है, जो इसकी रेंज है, ऑन टू होने के लिए फंक्शन ऑन टू कब होता है? जब ऑन टू तब होता है जब उसके सारे जो कोडोमेन में पूरी वैल्यू है, कोडोमेन में जो भी कोडोमेन में जो भी y बिलोंग करेगा वो इसकी वैल्यू आनी चाहिए उतना। तो देखिए कोडोमेन में क्या होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y आल्सो बिलोंग्स टू, अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो अगर मैं कह दूं y इसका रियल नंबर बिलोंग कर रहा है, यानी ये जो फंक्शन है f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर है, फ्रॉम रियल नंबर टू रियल, यानी इनपुट रियल नंबर में से लेना, आउटपुट रियल नंबर में से ही आना चाहिए। तो ये आउटपुट इसका रियल नंबर आएगा, नो डाउट, लेकिन इसका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ -1 से लेकर 1 तक आएगा। -1 से लेकर 1 तक आएगा। अगर इसका आउटपुट -1 से लेकर 1 तक आ रहा है तो बहुत सारी ऐसी रियल वैल्यूज हैं जो इसके आंसर में नहीं आ रही, तो ये जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता। अब अगर ये 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो इसका इनवर्स नहीं फाइंड किया जा सकता। इसका इनवर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर में इसका इनवर्स कभी भी फाइंड नहीं किया जा सकता। इनवर्स सिर्फ उसी डोमेन या रेंज में फाइंड किया जा सकता है जिसमें वो 1 1 और ऑन टू हो। पर अगर हम इस फंक्शन को ध्यान से देखें तो ऑन टू होने के लिए क्या चाहिए? ऑन टू होने के लिए -1। अगर हम ऑन टू होने के लिए हम क्या करें, हम कहें कि ऐसा है, ये जो रेंज है, इस फंक्शन की जो रेंज है, हम लेट सपोज करें रेंज -1 से 1 होगी, या जो कोडोमेन है, कोडोमेन जिसे हम बोलते हैं, रेंज नहीं कोडोमेन, मतलब ये जो y जिसका आंसर आएगा वो -1 से 1 तक आना चाहिए। तो इसका आंसर -1 से 1 तक कोई भी वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये तब ऑन टू हो जाएगा। मतलब अगर हम फंक्शन को इस तरह से डिफाइन करें कि y इज इक्वल टू जो sin x फंक्शन है वो रियल नंबर में से इनपुट लेगा लेकिन -1 से 1 तक होगा, तो ये ऑन टू बन जाएगा। ऑन टू कैसे बन जाएगा? तो इस ग्राफ पे देखिए, ग्राफ में हमेशा -1 से 1 तक की वैल्यू आ रही है। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो किसी पर्टिकुलर x पे आ नहीं है। जैसे सपोज कर लीजिए 1/2 मान लीजिए यहाँ पे आएगा, तो 1/2 इस पर्टिकुलर x पे आ जाएगा। तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है -1 से 1 तक के बीच में जो किसी न किसी x पे आएगी नहीं। हर एक x किसी न किसी x पे तो जरूर आ जाएगी, कोई भी वैल्यू हो, y की आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करिए। तो अगर हम कोडोमेन ये कहते हैं, तो कोडोमेन अगर हम ये कहेंगे तो -1 से लेकर 1 तक इसका रेंज भी होगा, और रेंज कोडोमेन जब बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं फंक्शन ऑन टू। तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। तो ऑन टू तो हो गया। अब अगर हमें इसे 1 1 भी बनाना है तो डोमेन इसका इस तरह से सेलेक्ट करना होगा, इस रेंज में हमें बात करनी होगी जिसमें उसमें एक x पे एक ही वैल्यू है। तो देखिए वो रेंज ये होती है। अगर हम इस रेंज में बात करें, यहां से लेकर -π/2 से लेकर π/2 तक, तो -π/2 से लेकर π/2 तक कोई भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, हमेशा वो सिंगल पॉइंट पे कट करेगी। कोई भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए -π/2 से लेकर π/2 तक, हमेशा वो सिंगल लाइन पे कट करेगी। अगर हमेशा सिंगल लाइन पे कट कर, अगर ग्राफ को हमेशा सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये फंक्शन इस रेंज में -π/2 से लेकर इस इंटरवल में -π/2 से लेकर π/2 के इंटरवल में ये 1 1 भी कहलाएगा। तो अगर हम ये जो y इक्वल टू sin x फंक्शन है, इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर ना लेकर
हम कहते हैं कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ही लेंगे, माइनस पाई बाई टू से सिर्फ पाई बाई टू लेंगे, यानी डोमेन जो x की वैल्यू पुट करेंगे वो यहाँ से पुट करेंगे, जो रेंज आएगा वो -1 से 1 तक आएगा, तो ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। और अगर वो उस रेंज में -1 से माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू और -1 से 1 तक में अगर 1 1 भी है ऑन टू भी है, इसका मतलब उस इंटरवल्स में ये इन्वर्टिबल फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। अगर वो इस इंटरवल में इन्वर्टिबल फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, और अगर इसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, तो इसके इनवर्स को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, y = sin इनवर्स x। याद कीजिए sin टू द पावर -1 नहीं है, ये sin टू द पावर -1 नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन है sin इनवर्स x, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। साइन इनवर्स x से बोलेंगे और ये कहा जाएगा कि ये साइन x का इनवर्स है। साइन x का इनवर्स होने का मतलब इसमें जो x की वैल्यू होगी वो -1 से 1 तक ली जाएगी, और जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो -π/2 से लेकर π/2 तक निकल के आएगी, यानी उल्टा हो जाएगा। इसमें x के प्लेस पे -π/2 से π/2 रखा जा रहा है और y की वैल्यू -1 से 1 तक आ रही है, जो इसका इनवर्स फंक्शन होगा। इनवर्स वाले में x की वैल्यू जो रेंज होता है वो डोमेन बन जाता है, यानी -1 से 1 तक की वैल्यू इनपुट दी जाएगी और इस फंक्शन से जो आउटपुट आएगा -π/2 से π/2 आएगा। अच्छा, जैसे साइन के लिए मैंने बताया कि साइन एक पर्टिकुलर इंटरवल में, एक सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर इंटरवल में ही 1 1 ऑन 2 होता है, उसी तरह से कॉस भी एक पर्टिकुलर इंटरवल में 1 1 ऑन 2 होता है। अपने पूरे डोमेन, पूरे रियल नंबर में 1 1 ऑन 2 नहीं होता, एक पर्टिकुलर रेंज में 1 1 ऑन 2 होता है। उसी तरह से tan भी एक पर्टिकुलर रेंज में 1 1 और ऑन 2 होता है। तो चलिए देखते हैं सबका रेंज सबका डोमेन देखते हैं कि कौन कौन से डोमेन में वो फंक्शन 1 1 ऑन 2 की तरह बिहेव करते हैं और कौन कौन से डोमेन में वो इन्वर्टिबल फंक्शन की तरह बिहेव करेंगे। साइन x की अगर हम बात करना चाहें, ये रहा हमारा y = sin x, तो अगर x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 होगा एंड जो y आएगा y बिलोंग्स टू -1 to 1 होगा, यानी डोमेन ये होगा और रेंज ये होगा, तो हम कहेंगे ये इन्वर्टिबल फंक्शन है और इसका जो इनवर्स होगा y = sin इनवर्स x होगा, वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड y बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2। देखिए -π/2 से लेकर π/2 पे इसकी यूनिक वैल्यू आती है, यानी कोई भी आप वैल्यू आप इसमें से इंटर करेंगे, -1 से लेकर 1 तक कोई भी आप वैल्यू इसमें इंटर करेंगे तो उसका यूनिक वैल्यू देगा। इसी तरह से इसके साथ भी ये भी इन्वर्टिबल है, ये पहला हो गया। इसी तरह से अगर हम सेकंड फंक्शन की बात करें y = cos x, तो cos x डिफाइन होता है x बिलोंग्स टू 0 to π में, 0 to π में, 0 to π इसका डोमेन होता है, 0 से लेकर π तक इसकी वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं करेगी, यानी किसी को दो पर्टिकुलर इसमें 2x पे एक वैल्यू कभी नहीं आ सकती, यानी इस इंटरवल में ये 1 1 होगा। जैसे मैंने साइन के लिए डिफाइन किया, अभी ग्राफ से समझाया, वैसे मैं कॉस को भी बता सकता हूं, लेकिन हर एक को बताऊंगा तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, आप इसे एनसीईआरटी से देख सकते हैं। मैं चाहूं तो चलिए मैं एक बार आपको बता ही देता हूं। कॉस का जो ग्राफ बनता है, कॉस का ग्राफ देखिए -π/2 यहाँ है, π/2 यहाँ है और पाई यहाँ है और -π यहाँ है, तो कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, 0 पे π/2 और यहाँ π/2 पे 0, 0 पे 1, 0 पे 1 और π/2 पे 0, फिर यहाँ -1, फिर यहाँ -1 आ जाता है, पाई पे -1 आ जाता है। तो जैसे ये ग्राफ है उसके बाद फिर से ये 0 होता है, फिर ऊपर जाता है, तो हमें 1 1 चाहिए, तो हमें एक ऐसा रेंज चाहिए होगा जिसमें -1 से 1 तक पूरी वैल्यू भी आ जाए और वो हॉरिजॉन्टल, अगर मैं ग्राफ में उस इंटरवल में अगर मैं ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो वो सिर्फ ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करे। तो देखिए मैं 0 से π तक ले रहा हूं, 0 से π तक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, कोई भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, सिंगल पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब इस रेंज में 0 से π में ये 1 1 है, 0 से π में 1 1 और ऑन टू भी है, ऑन टू है, तो इसका मतलब y बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, -1 से लेकर 1 में, -y से लेकर 1 में, तो ये इसका डोमेन होगा, वो उसका रेंज होगा। तो cos का इनवर्स तब फाइंड किया जा सकता है जब x बिलोंग्स टू 0 to π होगा और y बिलोंग्स टू -1 to 1 होगा, तो इसका इनवर्स आएगा y = cos इनवर्स x। इसके cos के इनवर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। मैंने क्या बताया था, डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाता है, रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि cos π/2 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, यानी x के प्लेस पे π/2 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, ये होता है। तो अगर मैं इनवर्स की बात करूंगा, cos इनवर्स में अगर आप 0 रखेंगे तो जो डोमेन होता है वो रेंज, जो रेंज होता है वो डोमेन अगर बन जाए, जो रेंज है अगर वो डोमेन में आ जाए इनवर्स वाले फंक्शन में, तो जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाता है।
जो रेंज है वो अगर डोमेन बन गया तो जो डोमेन होता है वो रेंज में चला जाता है, पाई बाई 2 आ जाएगी। तो इस तरह से इनवर्स बिहेव करता है। तो इनवर्स एक रिप्रेजेंटेशन है, ये cos टू द पावर -1 नहीं है, इतना आपको समझना था। तो ये हो गया, जैसे cos के बारे में हुआ उसी में tan में आ जाएगा, y इज इक्वल टू tan ऑफ x। tan ऑफ x डिफाइन होता है वेयर x बिलोंग्स टू कंप्लीट नहीं पर ये -π/2 से लेकर π/2, जिसमें ये दोनों वैल्यू π/2 इंक्लूडेड नहीं होती है, π/2 इंक्लूडेड नहीं, ना -π/2 इंक्लूड होता है ना π/2 इंक्लूड। इसका सिंपल सा रीजन है, tan की वैल्यू sin अपॉन cos होती है और cos डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट करता है, और cos में अगर x की वैल्यू आप π/2 रख देंगे तो cos π/2 नॉट डिफाइन, और cos π/2 जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो होने की वजह से वो नॉट डिफाइन आ जाएगा। जैसे आप ये देखिए, ये अगर sin ऊपर चला गया, cos नीचे आ गया, तो cos अगर यहाँ π/2 पे चेक करेंगे तो cos π/2 तो जीरो होता है, तो sin अपॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी, sin अपॉन जीरो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इस वजह से -π/2 और π/2 को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो उसी तरह से ये भी, और इसका रेंज क्या होता है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर इसका रेंज होता है। तो 1 1 भी है, ऑन टू है, इस इंटरवल में ये 1 1 ऑन टू है और इसका रेंज रियल नंबर होगा। अच्छा, इसी तरह से अगर हम साइन का रिवर्स, जस्ट रिवर्स तीसरा हो गया, साइन के रिवर्स फोर्थ फंक्शन y इज इक्वल टू कोसेक की बात करें, कोसेक x। तो कोसेक x का डोमेन देखिए, जब साइन डिफाइन होगा तभी कोसेक भी डिफाइन होगा, क्योंकि कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन होता है, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन होता है। अगर कोसेक फंक्शन साइन फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, कोसेक फंक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन फंक्शन, तो जब साइन डिफाइन होगा तभी कोसेक भी डिफाइन होगा। तो कोसेक डिफाइन होने के लिए 1 1 ऑन टू होने के लिए x बिलोंग्स टू -π/2 π/2, यही होगा, इसका डोमेन भी यही होगा, सिंपल। -π/2 से लेकर π/2 आपको इसमें पुट करना पड़ेगा। अच्छा, इसका ये जो ऊपर tan था उसका इनवर्स tan इनवर्स x होगा, उसी तरह से इसका इनवर्स कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, सेक वाले का सेक इनवर्स x हो जाएगा, वो मैं लिखने वाला नहीं हूं। लेकिन आप इसके डोमेन और रेंज की बात, डोमेन और रेंज जरा समझ लीजिए कि कब ये 1 1 होता है, कब ऑन टू। तो कोसेक x भी 1 1 होगा, x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 में। बहुत ही सिंपल इसका लॉजिक है समझने के लिए, अगर आप समझने की कोशिश करें। जरा ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि p एक फंक्शन है जो q पे डिपेंड कर रहा है, और फिर मैं कह रहा हूं कि x बिलोंग्स टू a टू b, x बिलोंग्स टू a टू b, a टू b में q यूनिक है, a टू b में q यूनिक है, यानी जो ये जो q वाला जो फंक्शन है, ये जो मैंने q लिखा है वो a से लेकर b तक 1 1 है, a से लेकर b तक 1 1 और ऑन टू है। 1 1 होने का मतलब 1 पर्टिकुलर इनपुट पे 1 आउटपुट आएगा, यही तो मतलब होता है 1 1 होने का। तो इसमें से कोई एक इनपुट देंगे तो q की वैल्यू यूनिक आएगी, जब q की वैल्यू यूनिक होगी तो 1 अपॉन q भी यूनिक होगा, और उसी तरह से p यूनिक हो जाएगा। अच्छा, यही सेम रिलेशन कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन होता है, तो साइन तो 1 1 होता है -π/2 से π/2 में, तो -π/2 में से लेके π/2 तक साइन जब यूनिक होगा तो 1 अपॉन साइन भी यूनिक होगा, इसका मतलब कोसेक भी यूनिक होगा। तो -π/2 से लेकर π/2 तक ये इसका डोमेन हो जाता है। बस उसमें से एक वैल्यू रिमूव कर देते हैं, कौन सी, 0, क्योंकि ये जो साइन है वो 0 पे 0 हो जाएगा, और अगर ये यहाँ पे 0 हो गया तो p तो डिफाइन ही नहीं होगा, इस वजह से उसके डोमेन से 0 को निकाल देते हैं। अच्छा, इसका रेंज क्या होगा, जैसे इसका रेंज tan का रेंज हो गया y बिलोंग्स टू रियल नंबर, वैसे इसका जो रेंज होगा y बिलोंग्स टू, देखिए जो q की वैल्यू है, आप इसी p इज इक्वल टू 1 अपॉन q से समझिए, जो q की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में आ रही है, -1 से 1 के बीच में आ रही है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड उसका 1 से हमेशा छोटा होगा, मैग्नीट्यूड वो हमेशा 1 से छोटा होगा। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से छोटा है, तो डिनोमिनेटर में अगर लेस मैग्नीट्यूड की वैल्यू, 1 से लेस मैग्नीट्यूड की वैल्यू आती है, तो जो ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू, ओवरऑल फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन a और मैं कह रहा हूं a का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वो लेस देन 1 है, तो जो 1 अपॉन a का मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, वो ग्रेटर देन 1 होगा। बहुत सिंपल सा है, देखिए आप समझ सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ a इज लेस देन 1, when 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इज ग्रेटर देन 1। बहुत सिंपल सा है, मैंने बोला था इनइक्वालिटी को जब रिवर्स करना होता तो क्या करते, इसे डिवाइड कर दीजिए, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। या इसे इस तरफ लाइए, राइट साइड, इसे राइट साइड शिफ्ट करेंगे, अगर मॉड ऑफ a को राइट साइड शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ a ग्रेटर देन 1। तो यही मैं कह रहा था कि जब ये q की वैल्यू, q का मैग्नीट्यूड 1 से कम है, तो 1 अपॉन q का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसका जो मैं रेंज कहूंगा, उसका रेंज में कोसेक 1 अपॉन साइन ही होता है, और साइन का अगर रेंज -1 से 1 अलाई कर रहा है, तो जो कोसेक का रेंज होगा वो होगा मॉड ऑफ y, कहेंगे ग्रेटर देन 1, मॉड ऑफ y ग्रेटर देन और इक्वल टू
1, क्योंकि वो -1 से 1 तक बिलोंग कर रहा है, तो ये जो वैल्यू होगी y का जो कोसेक का जो रेंज आएगा वो 1 से बड़ा आएगा, यानी 1 से छोटी कभी भी कोसेक की वैल्यू नहीं है। अच्छा, इसी में अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि कोसेक इनवर्स 0.5 की वैल्यू बताइए, तो आपका सीधा सा आंसर होगा नॉट डिफाइंड। सीधा सा क्या आंसर होगा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि कोसेक के अंदर अगर मैं कोसेक इनवर्स की बात कर रहा हूं तो कोसेक इनवर्स का जो रेंज है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है, वो ग्रेटर देन 1। कोसेक का जो रेंज होता है कोसेक इनवर्स के लिए डोमेन होता है, कोसेक इनवर्स के लिए डोमेन, और अगर उसका रेंज ग्रेटर देन 1 है तो 1 से बड़ी वैल्यू उसकी आएगी, तो कोसेक इनवर्स में 1 से बड़ी वैल्यू पुट भी की जाएगी, कोसेक इनवर्स में 1 से बड़ी वैल्यू पुट भी की जाएगी। 1 से बड़ी वैल्यू आप पुट करेंगे तभी उसका कोई ना कोई आंसर आएगा। तो जैसे कोसेक का हुआ उसी तरह से आप सेक का भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तरह सेक एक्स का क्या हो जाएगा? सेक एक्स का भी डोमेन हो जाएगा। कॉस का डोमेन, कॉस का है यहाँ 0 से पाई, तो इसका भी 0 से पाई आएगा। बस आप π/2 रिमूव कर दीजिए। π/2 क्यों रिमूव करना है? क्योंकि π/2 पे कॉस की वैल्यू 0। रेंज कैसे निकालेंगे? इसका भी रेंज -1 से 1, तो उसका भी रेंज हो जाएगा -1 से mod ऑफ y ग्रेटर देन 1। एक बचा cot x, जैसे tan x का है y बिलोंग्स, tan x का है -π/2 से π/2, वैसे ही cot x का भी है -π/2 से π/2। -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है। इसका जैसे रेंज रियल नंबर है उसका भी रेंज रियल नंबर हो जाएगा। तो इतना सा था बस जैसे tan होता है tan 0 0, तो cot भी 0 पे डिफाइन नहीं होगा, तो उसके डोमेन में से 0 को रिमूव कर देंगे। तो ये था इनवर्स फंक्शन के बारे में कि क्या उसके डोमेन होते हैं, क्या रेंज, और कैसे कैसे इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री पे अप्लाई होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम इसके कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। अब हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स, यानी किसी इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड की जाती है। लेट्स सपोज साइन इनवर्स -1/2 दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये फंक्शन दे रखा है y = sin इनवर्स -1/2, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू इन -π/2 to π/2, मतलब इसके डोमेन में, उस डोमेन में जब ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो उसका डोमेन है -π/2 से लेकर π/2, -π/2 से लेकर π/2 इसका डोमेन है। तो इसी रेंज में इसका आंसर बताना प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रिंसिपल वैल्यू निकलती है। साइन इनवर्स -1/2, तो हम ये कहेंगे कि इसकी वैल्यू कुछ थीटा आएगी, जो थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से लेकर π/2 में, क्योंकि मैंने बताया था साइन एक्स में ये पुट किया जाता है तो -1 से 1 तक की वैल्यू आती है। तो जो साइन इनवर्स होगा, साइन इनवर्स एक्स में ये आएगा और -1 से लेकर 1 तक पुट किया जाएगा। तो -1/2 इसी के बीच में तो लाई करता है, -1 से 1 के बीच में -1/2 यही तो कहीं लाई करता है। 0 -1/2 यहाँ होता है, -1 -1/2 0, उसके बाद 1। तो -1/2 -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हाँ ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम कहेंगे, मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू आएगी थीटा। अगर थीटा आ रही, इसका मतलब ये है कि साइन थीटा की वैल्यू -1/2 रही होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है? साइन थीटा की वैल्यू -π/3 पे, -π/6 पे -1/2 होती है। अगर साइन की वैल्यू, थीटा की वैल्यू -π/6 पे होती है तो थीटा की वैल्यू -π/6 आंसर आ गया। ये हो गया। इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। और -π/6 -π/2 से लेकर π/2 के बीच में लाई भी कर रहा है, -π/2 से लेकर π/2 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू -1/2 से कब आ रही है। आपने 11th में इसे पढ़ रखा होगा ऑलरेडी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2। तो cos की कौन सी वैल्यू √3/2 देता है? cos 60 डिग्री तो 1/2 होता है, cos 30 देगा √3/2। तो हम ये कहेंगे y = ये मानते हैं हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम कहेंगे cos ऑफ y = √3/2। y की जो भी वैल्यू आनी चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में आएगी। तो cos की कौन सी वैल्यू √3/2 देती है? y = π/6, π/6 पे √3/2 आता है। π/3 पे क्या आता है? π/3 पे 1/2 आता था। तो y की वैल्यू π/6 आ जाएगा। π/6 -π/2 से लेकर π/2 में बिलोंग, 0 से लेकर पाई के बीच में बिलोंग भी करता है। इसमें हम ये देखेंगे ना कि 0 से पाई में आना चाहिए। इसका आंसर तो 0 से पाई में आना चाहिए, जो भी होगा। क्यों? क्योंकि cos इनवर्स के लिए रेंज 0 से पाई होता है। cos के लिए अगर 1/2 होने के लिए अगर cos के लिए डोमेन 0 से पाई है, तो cos इनवर्स के लिए रेंज 0 से पाई होगा। नेक्स्ट देखते हैं tan इनवर्स -√3। तो अगर y = tan इनवर्स -√3, इसका मतलब tan ऑफ y = -√3।
हमें इसका आंसर बताना है y की वैल्यू। अच्छा y की जो भी वैल्यू आपको बताना है बताइए, लेकिन आप इस रेंज में रह के बताइए -π/2 से π/2। क्यों? क्योंकि -π/2 से π/2 उसमें पुट किया जाता था जब y tan x होता था उसे 1/2 बनाने के लिए। तो tan इनवर्स के केस में y अगर tan इनवर्स है तो y की जो वैल्यू आएगी वो उसमें से आएगी, क्योंकि जो डोमेन वो रेंज बन जाता है। बार बार मैं इस चीजों को इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो अगर y की वैल्यू आपको चेक करना है -√3 कब आती है, -π/3 पे, तो y -π/3 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 1 इंटू cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अच्छा एक बात बताइए, tan की वैल्यू 1 कब आती है, 45 डिग्री पे। 45 डिग्री उस रेंज में लाई करता है। हाँ, 45 डिग्री को बोलते हैं क्या है, π/4। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम π/4 लिख देंगे। tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स पे tan इनवर्स 1 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे tan इनवर्स 1 का मतलब आपको एक ऐसी वैल्यू बतानी है जब tan थीटा की वैल्यू 1 बनती है। आपको थीटा की ऐसी वैल्यू बतानी है जो जब tan थीटा की वैल्यू 1 है। एक थीटा में ऐसा बताओ जब tan थीटा की वैल्यू 1 है, तो π/4 है, tan π/4 की वैल्यू 1 आती है। अगर tan π/4 की वैल्यू 1 आती है तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 आएगी। अच्छा, जो भी वैल्यू आए इसके रेंज में आनी चाहिए, और इसका रेंज क्या है, जो tan थीटा का डोमेन है 1/2 बनाने के लिए। tan का डोमेन क्या है, tan का डोमेन -π/2 से π/2, तो जो tan इनवर्स का रेंज होगा वो -π/2 से π/2, और -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है π/4 मल्टीप्लाई बाय cos इनवर्स -1/2। अभी हमने जस्ट सॉल्व किया था, cos इनवर्स -π/2 का वैल्यू कितनी आती है, पहले ये बताइए। cos 1/2 कब आता है, -1/2 कब आता है। देखिए -1/2 लाना है तो आपको 90 के पार जाना पड़ेगा, 0 to π होता है। 0 to π इसका आंसर आ सकता है cos का। cos इनवर्स का जो आंसर है वो 0 to π आ सकता है, जिसमें 0 से लेकर 90 तक यानी π/2 तक cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो cos इनवर्स भी पॉजिटिव होगा। उसके बाद इसकी वैल्यू नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, 90 के बाद नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब 90 के बाद होगा। 90 के बाद कैसे हम निकालेंगे, हम कहेंगे cos ऑफ या साइन की कोई एक वैल्यू एज्यूम करते हैं, जैसे ये cos ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ कॉस, या ऐसे एज्यूम कर लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ cos π/3। ऐसे लिख सकते हैं इसे, -1/2 को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ cos ऑफ π/3। अगर आपको माइनस अंदर करना है तो क्या करना पड़ेगा, cos ऑफ π माइनस π/3, क्योंकि cos ऑफ π माइनस π/3 अगर करेंगे तो जाके माइनस साइन बाहर आएगी। जैसे ये था -1/2 था, तो 1/2 के प्लेस पे ये लिख दिया, माइनस को हमें अंदर करना है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 2π/3। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू cos 2π/3 के बराबर होगी, तो थीटा की वैल्यू 2π/3 के बराबर होगी, क्योंकि हमें 0 से π में आंसर देना था, तो यहाँ 2π/3 आ जाएगा। प्लस साइन इनवर्स -1/2, साइन में नेगेटिव वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि साइन का जो वैल्यू होती है वो -π/2 से लेकर π/2 तक आएगी। तो साइन में आपका क्या आ जाएगा, साइन में जो आपका यहाँ पे आंसर होगा -1/2 कब आती है, 1/2 आती है π/6 पे, तो -1/2 आएगी -π/6 पे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में बेसिक नॉलेज। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सम प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, कुछ प्रॉपर्टी इनवर्स की पढ़ेंगे और कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।